चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी रिटेल आर्बिट्रेज जो है हमने उसको देखा। इसके बाद जो आ जाता है मॉडल दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन। ऑनलाइन आर्बिट्रेज और रिटेल आर्बिट्रेज में फ़र्क इतना होता है कि आपने रिटेल आर्बिट्रेज में आप किसी फिजिकल स्टोर से जाके परचेजिंग करते हैं और उसको जो है वो फिजिकली या ऑनलाइन उसको सेल करते हैं, ठीक है। जबकि ऑनलाइन आर्बिट्रेज में क्या होता है कि आप ऑनलाइन ही परचेजिंग करते हैं, जो सेल लगी हो, ठीक है, और उसको ऑनलाइन ही ऑब्वियसली उसको सेल करते हैं। So for online arbitrage and on Amazon, the source has an online presence, usually in the form or a website or Facebook shop. ठीक है, या वो एक वेबसाइट हो सकती है या एक फेसबुक जो है वो शॉप हो सकती है जिसके थ्रू आप उसको सेल करते हैं। द डाउन साइड ऑफ रिटेल आर्बिट्रेज इज पेट्रोल कॉस्ट एंड टाइम स्पेंड सोर्स। ठीक है, कि जब रिटेल आर्बिट्रेज की बात की जाती है तो आप फिजिकल स्टोर्स पे भागते हैं उसकी परचेजिंग करने के लिए। वो आपको एक तो टाइम भी काफ़ी कॉस्ट करता है और ऑब्वियसली उस पे आपका खर्चा जो है पेट्रोल का, गैस का, वो भी खर्चा काफ़ी बढ़ता है सोर्सिंग के लिए। एंड विद इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन दोज़ ऑसम डील डोंट हैंग अराउंड फॉरएवर। ठीक है, और ऑब्वियसली जब एक फिजिकल स्टोर पे है तो हमारे पहुँचने तक, जाने तक हो सकता है वो चीज़ सेल आउट हो जाए। But if you source deals online using online arbitrage, you don't need to travel anywhere. You can do it any time of the day or night and buy in bigger quantity. लेकिन जब बात आ जाती है ऑनलाइन आर्बिट्रेज की, तो ऑनलाइन आर्बिट्रेज पे जो आप सोर्सिंग करते हैं, इसके लिए आपको भागने की या ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको कभी भी दिन के वक़्त या रात के वक़्त कभी भी बड़ी क्वांटिटी में जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। आपको पता होगा कि इस वक़्त सेल लगनी है, आप बैठे होंगे, ठीक है, जैसे ही सेल स्टार्ट होगी आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। You can source from any website where you see reselling opportunities. Okay. If you can buy in bulk at low prices and resell quickly for a nice profit, then that is the dream. Okay. आप जो है वो कभी भी सोर्स कर सकते हैं वेबसाइट से रीसेलिंग की अपॉर्चुनिटीज की वजह से, उसके मकसद से। इफ यू कैन बाय इन बल्क, अगर आप उसको बल्क में परचेज करते हैं लो प्राइसेस में और उसको रीसेल करते हैं एक अच्छे प्रॉफिट में, तो ये एक बहुत ही बेहतर जो है वो अपॉर्चुनिटी है। Plus, you can hook up with as many retailers as you buy as much or as little as you want. और इसी के साथ-साथ आप उन रिटेलर्स के साथ भी जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि जिनका जो क्लियरेंस सेल जिन्होंने लगाई है, वो लिक्विडेशन कर रहे हैं, राब्ता करके कि आप उनसे बल्क में परचेज़ करेंगे। तो आप उनसे बल्क में परचेज़ करके उनका जो है वो सेल उनकी लगी है उसको जल्द से जल्द जो है वो आप खाली कर दीजिए। सेलर टिप्स फॉर डूइंग आर्बिट्रेज ऑन Amazon. If you're selling on Amazon, then you need to play by their rules, so keep an eye on their ever-changing selling policy. अगर आप Amazon पे इस चीज़ को बेचना चाहते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्रेज करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो उन्हीं के जो है वो रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अपने रूल्स के हिसाब से चलना है। ऑब्वियसली जो Amazon के रूल्स होंगे, जो किसी कंपनी के, किसी थर्ड पार्टी मार्केट के रूल्स होंगे, आपको उस रूल्स के तहत जो है वो चलना होगा। सपोज़ अगर आप किसी मॉल में हैं, आपने वहाँ पे शॉप की हुई है, तो आपको उन्हीं के जो है वो रूल्स के हिसाब से चलना होगा। आपको एक लिमिटेड किस्म का डिस्काउंट जो है वो देना होता है, आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी जो है वो लोगों तक पहुँचानी होती है और क्या प्राइस आपने तय करनी होती है, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। व्हेन इट्स कम टू आर्बिट्रेज ऑन अमेज़न, हियर आर सम थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। जब आर्बिट्रेज अमेज़न पे आर्बिट्रेज की बात आती है, तो यहाँ पे कुछ जो है वो चीज़ें हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। व्हेन सोर्सिंग फॉर रीसेलिंग ऑन अमेज़न, कीप इन माइंड अमेज़न्स फीस सो यू कैन फैक्टर इन अ प्रॉफिट फॉर योरसेल्फ। जब सोर्सिंग कर रहे हैं अमेज़न पर रीसेल करने के लिए, तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि अमेज़न की फी क्या है। अमेज़न की फी डिफरेंट होती है, डिफरेंट कैटेगरीज़, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हिसाब से, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफर हो सकता है, फैशन का डिफर हो सकता है। लेकिन जो इनकी तकरीबन एक नॉर्मल या डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं जो सब पर है, वो 15% इनकी जो है वो फी होती है। ये फी क्या है? ये रेफरल फीस को कहा जाता है। रेफरल फी का मकसद मतलब ये है कि आप अमेज़न की मार्केट में आके सेल कर रहे हैं। अमेज़न फी प्रोडक्ट जो भी सेल होगा उसपे एक फी जो है वो चार्ज करेगा कि आपने ये बेचा है और ये मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे बेचा है, तो आपसे मैं ये फी चार्ज करता हूँ। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट जो है वो तकरीबन नॉर्मल जिसको हम कहते हैं, वो
15% है। ये कई प्रोडक्ट्स पे कम भी है और कई प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा भी है। लेकिन ज़्यादातर जितने प्रोडक्ट्स हैं उन पे 15% जो है वो अमेज़न चार्ज करता है। इट मीन्स कि अगर आप उस पे एक $10 का प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, तो उस पे अमेज़न जो है वो $1.5 जो है वो आपसे चार्ज कर लेगा। ठीक है? तो ये आपको पहले ही सोच के रखना होगा कि आपने एक सोर्सिंग की $5 की। आप कहते हैं भी मैं इसको $10 में बेचूँगा, तो $10 का जो है वो आपका $1.5 ये भी ऐड करें, $6.5 में आपको वो कॉस्ट पड़ेगी। फिर पिक पैक और शिप की कुछ चार्जेज़ हैं, वो आपको पड़ेंगे, वो जितने भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का भी हमें तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे कि किस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हमें प्रॉफिट किस तरह निकालना होता है, क्या मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उस हिसाब से फिर अगर आर्बिट्रेज भी करता है, ड्रॉप शिपिंग भी करता है, तो उस हिसाब से अपना उसका कैलकुलेट कर सकता है। You may be required to provide invoices for items sold as new condition on Amazon. ठीक है? तो आपको कुछ इनवॉइसेस जो हैं वो भी प्रोवाइड करनी होंगी अमेज़न को जब आप एक नया आइटम जो है वो सेल करते हैं। Trademark owners may ask Amazon to stop sellers from selling items sources through arbitrage. ये पॉइंट नोट करने वाला है। ट्रेडमार्क एक रजिस्टर्ड बिजनेस को कहते हैं, एक रजिस्टर्ड ब्रांड को कहते हैं, जिसने अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाया होता है। ठीक है? तो जो रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं, जो ट्रेडमार्क ओनर्स होते हैं, वो अमेज़न को कह सकते हैं कि वो फलां सेलर को रोक दें आइटम्स सेल करने के लिए या सोर्स करने के लिए आर्बिट्रेज के मॉडल से। ठीक है? कि वो उनको कह सकते हैं। तो इसके लिए ये हमें देखना होगा कि वो हमें अलाउ भी करें, हमारे पास ये इनवॉइसेस भी हों, हम अगर किसी से ले रहे हैं तो हम उससे इस हवाले से बात भी करें कि मैं ये रीसेलिंग पर्पज़ के लिए इसको परचेज़ कर रहा हूँ। ब्रांड ओनर्स में इंसिस्ट ऑन आर्बिट्रेज स्टॉक बीइंग सोल्ड एज़ लाइक न्यू। ठीक है? ब्रांड ओनर जो है वो ये भी कह सकते हैं कि आप जो है वो अपना जो स्टॉक है उसको लाइक न्यू कह के इसको सेल करें, ना कि न्यू कहकर सेल करें। ठीक है? तो ये नया नए की तरह है। उसकी रीज़न ये है कि जब क्लीयरेंस सेल होती है या लिक्विडेशन सेल होती है, तो वो जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें कोई ना कोई छोटी बहुत कमी कोई होती है। ठीक है? कलर मिसमैच हो सकता है, कोई क्वालिटी का मिसमैच हो सकता है, या इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। उसको हम न्यू कहकर सेल नहीं कर सकते, लेकिन लाइक न्यू कहकर सेल कर सकते हैं कि ये नए की तरह ही है। मतलब ओल्ड स्टॉक जैसे कि सर्विस वगैरह और बाटा वगैरह की सेल लगती है, 25% से लेकर 50% अप टू तक उनका होता है। अब वो असल में नए शूज़ ही होते हैं, वो पहने नहीं होते किसी ने शूज़, जूते जो भी होते हैं, लेकिन क्या है कि वो ओल्ड स्टॉक होता है, ठीक है? उसमें कोई ना कोई कमी होती है, ठीक है? कोई ना कोई उसमें रह जाता है, जैसे कोई धागा निकल आया या कोई इस तरह की चीज़, अ, 1 पाँव छोटा, 1 पाँव बड़ा, तो इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसको हम न्यू नहीं कह सकते, लाइक न्यू कह सकते हैं कि ये नए की तरह ही है। Use Chrome browser extensions like Keepa and Camel to keep close tabs on an item's price and rank history so you can capitalize as sharply as possible. कुछ Chrome की extensions मौजूद हैं जैसे Keepa। अच्छा, Keepa क्या करता है कि वो प्राइस जो है वो उसकी हिस्ट्री देखता है कि किस वक्त में क्या प्राइस रही, किस वक्त में क्या प्राइस रही, किस किस ने किस किस को सेल किया। ये सारी चीजें Keepa में और कैमल है इसमें आ जाती हैं प्राइस और रैंक हिस्ट्री के हवाले से। Try and avoid items with abnormal or quick spikes in prices because that will usually translate to fewer or thinner profit margins on Amazon. इस तरह के आइटम्स जो एबनॉर्मल हों, मतलब जिसकी सेल बहुत ज़्यादा अचानक से ऊपर चली गई हो या बहुत ज़्यादा अचानक से नीचे आ गई हो, इस तरह के जितने भी आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस को हमने नोट डाउन करना। ऑब्वियसली जब हम किसी चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं तो हम उसकी हमेशा प्राइस हिस्ट्री, मतलब हमने इसको सोर्स करना है रीसेल के पर्पज से। ये अंदाज़ा हमने इसलिए लगाना होता है ताकि हमें ये पता हो सके कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो किस हिसाब से सेल होता है, इसकी क्या प्राइस रहती है, लोग इसको कितना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। स्टार्ट विद आर्बिट्रेज ऑन अमेज़न द वे यू विड विद लेंडिंग मनी। डोंट इन्वेस्ट एनीथिंग दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू लूज़। ठीक है? अमेज़न में हम एक इस तरह से काम कर सकते हैं कि हम थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके अमेज़न पे काम कर सकते हैं। हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अमेज़न हमारा हमारा अकाउंट ही ब्लॉक कर दे किसी रीज़न से। तो अगर आर्बिट्रेज के मॉडल पे हम जाके इसको सेल करना चाहते हैं तो अमेज़न जो है वो पे हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। स्मेल व्हाट सेल्स एंड रीइन्वेस्ट योर प्रॉफिट्स इनटू न्यू इन्वेंटरी। हमें ये देखना है कि कौन-सी चीज़ ज़्यादा सेल होगी।
बजाय इसके कि हम 100 डिफरेंट प्रोडक्ट जो हैं उनको ले आए और उनके 5-5 आइटम ले आए, हम वो चीज़ लेकर आए जो ज़्यादा सेल होती है, जिसके डेली के 20-25 प्रोडक्ट आइटम सेल हो रहे हैं, जिसके डेली के 100 आइटम सेल हो रहे हैं, हम उस पे री-इन्वेस्ट करें दोबारा। ना कि डिफरेंट प्रोडक्ट जो हैं वो उनको लाकर हम सिर्फ अपनी लिस्टिंग बढ़ाते हैं। Look for quick resale opportunities so you avoid storage fees and get a return on your investment quicker. ठीक है। Amazon हमसे स्टोरेज फी भी चार्ज करते हैं। अगर हम एफबीए मॉडल के थ्रू जाते हैं, एफबीए मॉडल के थ्रू जैसे कि हम अपना स्टॉक जो है वो Amazon के वेयरहाउस में रखवा देते हैं। ठीक है। Amazon वहीं से इसको पिक पैक और शिप करेगा। ऑब्वियसली Amazon जो है वो हमसे उसकी स्टोरेज फी भी चार्ज करता है, जो वेयरहाउस की स्टोरेज फी होती है। तो जितनी जल्दी आप कोई आइटम जितनी जल्दी आपके प्रोडक्ट को रीसेल कर देंगे, उतना ही कम हमें उसकी स्टोरेज फी पे करनी पड़ेगी। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो 3 महीने तक पड़ा हुआ है और 3 महीने तक अभी तक उसका स्टॉक अवेलेबल है, तो उसपे फीस ज़्यादा चार्ज कर दी जाती है। ठीक है? प्रैक्टिस द सेइंग ऑफ मेयर ट्वाइस कट वंस। ठीक है? प्रिंसिपल व्हेन इट कम्स टू रिसर्च। ठीक है? इसका मतलब ये है कि 2 दफ़ा सोचें, 2 दफ़ा इसको आज़माएँ, 2 दफ़ा चेक करें इसको और 1 दफ़ा जो है, ठीक है? ये मेजर ट्वाइस एंड कट वंस, मतलब अगर आपने किसी चीज काटना है दरमियान में से, तो हम उसको 2 दफा उसको नापते हैं। ठीक है। ये क्या वाकई ही ये इतने साइज का है जितने साइज का मुझे चाहिए। ठीक है। तो मेजर ट्वाइस एंड कट वंस का मतलब ये है कि 2 दफा हमने इसको रिसर्च करना है, इसको अपने आजमाना है, इसके बाद 1 दफा उस पर जो है वो काम करना है। द मोर स्टडिंग यू डू, द लाइकलियर योर चांसेस ऑफ सक्सेसफुल विल बी। जितना ज़्यादा आप इस पे रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा आप इस पे स्टडी करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे सक्सेस के। कंसीडर हायरिंग स्टाफ और फैमिली एंड फ्रेंड्स टू हेल्प यू फाइंड एंड बाय आइटम्स फॉर रीसेलिंग। इसमें ये भी हो सकता है कि आप किसी की हेल्प ले लें या किसी को हायर कर लें जो आपको अच्छे प्रोडक्ट जो है वो ढूँढ कर दे सके, ताकि आप उसको सेल कर सकें, रीसेल कर सकें अच्छे दाम। इसके बाद आ जाता है व्हाई पीपल फेल विद अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्रेज। कि अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्रेज में लोग नाकाम क्यों हो जाते हैं? Repricer Express user and expert seller Kev Blackbird, life success engineer, reveals the top 10 reasons why seller fail with online arbitrage. Repricer Express जो है ये एक टूल भी है जो Amazon के उस पे काम करता है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स भी पोस्ट होते हैं और यहाँ पर एक एक्सपर्ट है कैप ब्लैकबर्ड। ठीक है। ये कुछ जो है वो रीजंस रिवील करते हैं कि सेलर्स क्यों फेल होते हैं ऑनलाइन आर्बिट्रेज में। ऑब्वियसली ये एक एक्सपर्ट है, एनालिस्ट है, जो बताता है। इसमें है कि फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, लैक ऑफ डाटा और इमोशनल सिलेक्शन। ठीक है। ये इसमें एक्सपेक्टेशंस गलत होती हैं लोगों की कि मैं ये ले लूंगा और बस मैं तो ये सेल ब्रदर लेंगे। ठीक है। या हमारे पास पूरा एक डाटा उसका नहीं होता, या हमारी इमोशनल सिलेक्शन होती है। इमोशनल सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपको एक प्रोडक्ट पसंद आ गई और आपने उसको खरीद लिया, बजाय इसके कि हम मार्केट ट्रेंड देखें, बजाय इसके कि ये देखें कि लोग उसको कितना पसंद करते हैं, हम अपनी पसंद के हिसाब से उस प्रोडक्ट को जो है वो चूज कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। चेजिंग सेल्स रेवेन्यू एंड नॉट प्रॉफिट। ठीक है। कि हम सेल्स की तरफ जो है वो भागते हैं कि सेल हमारे कितने आइटम हो गए, कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे 10 प्रोडक्ट्स 10 आइटम जो है वो सेल हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है। बजाय इसके कि हम अपने प्रॉफिट को चेज करें, बजाय देखें हो सकता है कि 10 अगर आइटम सेल हो गए हों और उसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो $20 हो, बट कि $20 प्रोडक्ट सेल हो और $20 प्रॉफिट हो। हमें वो चाहिए जिसमें हमारा प्रॉफिट ज्यादा। वन मैन बैंड मेंटालिटी। ठीक है। कि ये सिर्फ एक ही शख्स जो है इस पे काम कर रहा होता है, एक ही शख्स इस पे सब कुछ कर रहा होता है। ये रीजन है कि इसमें सिर्फ एक ही दिमाग शामिल होता है। जब 2 दिमाग या उससे ज्यादा दिमाग होते हैं, तो उस पे काम ज्यादा होता है। सिस्टम्स माइंडसेट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है, ऑब्वियसली इसके पास इन्वेस्टमेंट होगी, वो इन्वेस्टमेंट करके अपना ब्रांड बिल्ड करेगा, वो आर्बिट्रेज की तरफ नहीं जाता। ठीक है। तो अगर आर्बिट्रेज भी करना है तो उसके लिए आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट में थोड़ा सा काम आप करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको उस इन्वेस्टमेंट उसमें ज्यादा चाहिए होती है, ताकि आप ज्यादा उसकी क्वांटिटी परचेज करके उसको सेल आउट कर सकें। अकाउंटिंग आ जाती है कि इसकी आप परचेजिंग किस हिसाब से करते हैं, अच्छे दामों करते हैं, कम दामों करते हैं, कैलकुलेशंस आपकी कैसी होती हैं।
कितने में परचेज कर रहे हैं, कितनी फी उस पे होगी, कितनी शिपिंग होगी, कितनी रेफरल फी होगी, और उसको कितने दामों में सेल किया जा सकता है, ये सब चीजें पहले से तय कर दी। अकाउंटिंग, मनी मैनेजमेंट, एक्सपेंडिंग टू रैपिडली, ठीक है, कि हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हम उतना कमा नहीं रहे जितना ज्यादा उस पर खर्च कर रहे हैं। कि एक प्रोडक्ट हमारा अच्छे से सेल नहीं हुआ, हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं बजाय इसके कि हम उस प्रोडक्ट को किसी न किसी तरीके से सेल कर सकें। फिक्स्ड माइंडसेट, एक ही जगह माइंड अटका हुआ है, ठीक है, हमारा माइंड कहीं और नहीं जा रहा, ठीक है, ये भी मुश्किलात जो है वो पैदा करता है ऑनलाइन आर्बिट्रेजेस। आपको अपना माइंड जो है उसको काफी बढ़ाना पड़ता है। इसके बाद आ जाता है ड्रॉप शिपिंग का मॉडल। क्या आप में से कोई बता सकता है ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? एनीवन? आप लोगों में से कोई बता सके कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। सर ड्रॉप शिपिंग, हेलो सर, ड्रॉप शिपिंग मेरे माइंड में ये चीज़ है कि हम अ, किसी और की चीज़ हम किसी और वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं। जैसे कि अब हम अली एक्सप्रेस की चीज़ है वो हम अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं और उससे प्रॉफिट लेके उसको उस चीज़ को सेल करके जो हम उसमें से अपना प्रॉफिट है वो निकाल के और बाकी जो पैसे हैं वो हम अली एक्सप्रेस को दे रहे हैं। मैंने थोड़ा सा आपने अच्छा डिफाइन किया, मैं इसको थोड़ा मजीद इलेबोरेट कर देता हूँ। बहुत अच्छी अप्रोच आपने चूज की, मैं इसको मजीद इलेबोरेट करता हूँ। ड्रॉप जी। शिपिंग आप समझ लें कि आपका एक अपना स्टोर है, ठीक है, आप यूनाइटेड स्टेट्स में या यूके में कहीं सेल कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। आप क्या करते हैं कि आप एक प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसको यूएस में लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन वो वहां से सोर्स करना बहुत ज्यादा महंगा है, इसलिए लोग कहते हैं कि हम कहीं और से सस्ते दामों उस चीज को परचेज कर लें। और ज्यादातर ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ब्रांडेड नहीं होते, ठीक है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि कोई फैशनेबल के वॉच का स्ट्रैप आ गया, ठीक है, या इस तरह की कोई भी आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है, डेकोरेशन वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है, तो नॉन ब्रांडेड चीज होती है। और चाइना जो है वो बहुत ज्यादा इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को देखते हैं कि लोग किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट को देखते हैं कि वो कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, हम उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल लेते हैं, इमेजेस वगैरह लेते हैं और उसको हम अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं, ठीक है। सपोज वो चाइना में अली एक्सप्रेस पे या मेड इन चाइना या डीएचए गेट पे वो बिक रहा है $1 का, ठीक है, आप उसको $5 में सेल करते हैं। यूएस में या यूके में आपका अपना स्टोर एक बिल्ड है पहले से ही, आपने नया बनाया या आपने इस सोच से बनाया कि मैं इस पर ड्रॉप शिपिंग करूँ, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसको $5 में सेल करते हैं। अब आपके पास कोई कस्टमर आता है, कोई कंज्यूमर आता है, वो कहता है कि जी मैं ये परचेज करना चाहता हूँ, आपको $5 पे कर देता है। आप उसको बताते हो कि भाई आपको 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये आइटम, ये 1 महीने के अंदर अंदर आइटम मिल जाए, वो कहता है ठीक है मुझे मिल जाए। अब वो क्या करते हैं, आपके पास $5 आ गए आपके पास उसका ईमेल एड्रेस आ गया, आपके पास उसकी शिपिंग एड्रेस आ गया। आप अली एक्सप्रेस पे या कोई भी जो सप्लायर है जहां से आपने उसको देखा था परचेज करने की नीयत से, आप वहां पे जाते हैं, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, और उस जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें शिपिंग एड्रेस, उसका नाम, जो भी डिटेल है वो कस्टमर की डाल देते हैं जो आपकी वेबसाइट पर आया था उसको परचेज करने की नीयत से, ठीक है। और उसमें जो शिपिंग की है वो भी चूज कर लेते हैं। वो $1 में आपको, आपने वहां पे कर दिया, $5 आपने वहां से लिया, आपको $4 का जो है वो फायदा हो गया। तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। आप एक जगह पे बैठे हैं, ठीक है, किसी बंदे ने आपसे प्रोडक्ट परचेज करना है, आप कहीं और से लेकर उसको डायरेक्टली शिप कर देते हैं बजाय इसके कि वो आप पहले अपने पास मंगवाएं और फिर उसको दें। मतलब जब ऑर्डर आएगा तब ही आपने उसको परचेज करना है, पहले आपने उस स्टॉक को अपने पास लेकर नहीं रखना। दैट इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। किसी को समझ नहीं आया तो वो अगेन मुझसे पूछ ले। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो अगेन मुझसे पूछ ले। ठीक है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का मकसद, मतलब
आपने अपना एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट की हुई है, ठीक है, आपका अपना एक स्टोर है, ठीक है, वहाँ पे आप जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है उनको आप उनकी तस्वीरें लगा देते हो, उनकी डिटेल्स लगा देते हो और उनकी प्राइसेस लगा देते हो प्रॉफिट के साथ, ठीक है। आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो कहता है जी मैं इसको परचेज करना चाहता हूँ, वो आपको पैसे पे करता है, ठीक है। सपोज आपको वो प्रोडक्ट मिल रही है $1 कहीं और से, आप वहाँ पे लिस्ट किया हुआ है आपने उसको $5, ठीक है। तो $5 आप उससे ले लेते हो, वो $5 आपको दे देता है, अपना एड्रेस दे देता है, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस सब कुछ वो आपको दे देता है। पैसे आपने उससे पहले ले लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने उस वेबसाइट पे जाना है जहाँ से आपने उसको देखा था, रीसेल की नीयत से। आप वहाँ पे जाते हो, आप वहाँ पे जाके ऑर्डर प्लेस कर देते हो और ऑर्डर डिटेल में आप शिपिंग एड्रेस, नाम और ईमेल वगैरह उस कस्टमर का दे देते हो जिसने आपको पैसे भेजे, ठीक है। और इस तरह आप $1 उसको पे कर देते हो और वो उसको वहाँ पे शिप कर देता है डायरेक्टली, कस्टमर को डायरेक्टली शिप कर देता है, बजाय आपको शिप करने के। इससे क्या हुआ कि आपने अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली परचेज करके अपने डायरेक्टली कस्टमर को पे कर दिया, जिसने आपको पहले ही पैसे अदा कर दिए, ठीक है। इसमें आपको ना स्टॉक रखने की जरूरत पड़ी, ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी, जिसमें आपको जी बहुत ज्यादा सामान जो है वो बहुत ज्यादा स्टॉक इन्वेंट्री जो है वो अपने पास स्टोर करके रखनी पड़ती है। इस तरह की आपको इसमें कोई जरूरत नहीं होती। इज इट क्लियर? नहीं नहीं सर नहीं। अगर ये इतना ही प्रॉफिट वाला काम है, ये ड्रॉप शिपिंग वाला, जिसमें हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी और जो है हमें इतना सारा प्रॉफिट मिल गया, तो फिर ये हर हर कोई यही करता होगा ड्रॉप शिपिंग। बहुत ज्यादा लोग करते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में नहीं होती, बाहर मुल्कों में ज्यादा होती है, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग के लिए आपका जो स्टोर है उसमें ऑडियंस या आपका जो फेसबुक पेज है उसकी ऑडियंस ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इस पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि आप अपने कस्टमर बिल्ड कर सकें, ठीक है। ठीक हो गया। इसमें और ज्यादा- हम ये पाकिस्तान में दराज से या जो भी पाकिस्तान में ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, हम उनके साथ ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? जी कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग, इस तरह का कोई इशू नहीं है। ठीक। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, मैं बल्कि मैं करता हूँ, ये कई प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग करता हूँ डायरेक्टली लेकिन कस्टमर। सर उस पे ड्रेस तो सारा उनका ही होगा फिर। क्या? उस पे सर वो वेबसाइट का भी नाम होगा, वो जहाँ से हम परचेज करेंगे। नहीं नहीं, क्यों वेबसाइट का नाम होगा? हमने उनकी पिक्चर उठा लेनी है, उनकी डिटेल उठा लेनी है, अपनी वेबसाइट पे लगा देनी है। हमने नहीं नहीं सर, जब हम ऑर्डर करेंगे तो कस्टमर का हम ड्रेस दे देंगे। ऑर्डर हमें प्लेस करेंगे, उन्हें प्लेस नहीं करेंगे। जब उस जी। कस्टमर के पास उसका प्रोडक्ट जाएगा, उस पर कुछ लिखा नहीं होगा कि ये किस स्टोर से आया है, ठीक है। जी सर। हम उन्हें इसके हवाले से बाकायदा तौर पे पहले बताएंगे कि हम ड्रॉप शिप कर रहे हैं। और अली एक्सप्रेस में कई सारे ऐसे जो हैं वो सप्लायर मौजूद हैं जो आपको कहते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट सेल करें और हम आपको इस पे कमीशन देंगे। वो कमीशन बेस पे भी काम करते हैं और ड्रॉप शिपिंग बेस पे भी काम करते हैं। और ये ज्यादातर जो काम है ज्यादा ईबे पर होते हैं। ईबे पर बहुत ज्यादा ड्रॉप शिपिंग होती है, ऑनलाइन आर्बिट्रेज भी होती है, ड्रॉप शिपिंग भी होती है ईबे पर। जी जी सर, सर। अगर हम जिस तरह के दराज है या और भी कोई स्टोर है पाकिस्तान में, अगर हम उनके साथ ड्रॉप शिपिंग करना चाहें और उन्हें कहें कि आप हमारा जो वो लेबल है वो लगा के भेजें, तो ये पॉसिबल है? नहीं, दराज वो ऐसा नहीं, डायरेक्ट ही कस्टमर को भेज दें और हमारा लेबल लगा के भेज दें? ऐसा नहीं करेंगे। देखिए मैं बताता सिंपल सिंपल में ये आ जाता है कि आप दराज के ऊपर अपने आप को एज ए सेलर रजिस्टर करते हैं और आप दराज के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ठीक है। आप फिजिकल सप्लायर ढूंढ लेते हैं कोई, या कोई ऑनलाइन सप्लायर ढूंढ लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, उसको कहते हैं कि भाई मैंने ड्रॉप शिप करना है, ठीक है। और आप ये वाला जो है वो फ्लायर यूज करेंगे दराज का, आप उसको फ्लायर भी भेज देते हैं। जब उसके पास ऑर्डर आएगा वो उस फ्लायर में डाल के आपके कस्टमर को भेज देगा। समझ आ रही है आपको बात? जी सर। ज्यादातर ये काम फेसबुक और व्हाट्सएप पर होता है, दराज पर नहीं होता, ठीक है। उसमें दराज में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोग दराज पे नहीं करते। अब मेरा जो ज्यादातर काम है वो व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू होता है, ठीक है, जिसमें ड्रॉप शिपिंग आइटम्स होते हैं, फैशन, लेडीज फैशन और जेंट्स फैशन, इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है।
डिफरेंट आपके पास जो है वो लोग मिल जाते हैं, आप उनसे बात करते हैं, वो आपको पर प्रॉफिट बेस पे सपोज 400 300 400 500 एक प्रोडक्ट पे जो है वो आपको कमी दे देते हैं, छोड़ देते हैं कि आप हमसे परचेज करते हैं, आप उसको कहीं और भेजते हैं, वो डायरेक्टली आपके कस्टमर की तरफ वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है और आप उससे पेमेंट पहले ही ले लेते हैं। और ये ज़्यादातर जो क्लाइंट्स या जो कंज्यूमर्स होते हैं, ये आपके इर्द-गिर्द के लोग होते हैं। मतलब आप एक सिटी में हैं, जैसे सपोज़ हम उकाड़ा में हैं, तो उकाड़ा में ही वो लोग होंगे, वो आपके जानने वाले होंगे या जिन्होंने आपका स्टेटस देखा होगा या आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में होंगे, वो परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो उनको भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में इसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, जितनी कि बाहर मुल्कों में ज़्यादा है, ठीक है? तो बाहर मुल्कों में जब ड्रॉप शिपिंग की बात आती है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग हम उन आइटम्स की करते हैं जो नॉन ब्रांडेड होते हैं, ठीक है? और नॉन ब्रांडेड हो या वो अमेज़न पे अवेलेबल नहीं है या वो चाइना से मंगवाते हैं, वो चाइना को एक्सेस नहीं कर पाते। इस तरह की कोई भी चीज़ें जो हैं, उनको हमने स्टडी करना होता है, रिसर्च करना होता है और उसके बाद जो है फिर हम उनको ड्रॉप शिप करते हैं। इसके लिए आपकी स्टोर की फॉलोइंग ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी फेसबुक की फॉलोइंग ज़्यादा होनी चाहिए। ये चीज़ें इसमें ज़्यादा कंसिडर करते हैं। इज़ इट क्लियर? एक बजे जो है वो हम ब्रेक करेंगे नमाज के लिए, ठीक है? 15 मिनट की ब्रेक देंगे, तब तक अभी 5-7 मिनट है। सर एक प्रॉपर टाइम टेबल बना दें कि वो हमें पता हो कि कब से कब तक ब्रेक है और कब से कब कल तक से क्लास है। आज हमारा जो है वो एलएमएस क्रिएट हो गया है, आज आप सबको वहाँ पे इनरोल कर दिया जाए। जी तो आपने अप्लाई करते हुए बस ईमेल एड्रेस